हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम फिर से एक नई वर्कशीट के साथ आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 42 यानी कि 42 को। आज की हमारी ये वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं अपना भूगोल का 7th चैप्टर जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था परिवहन के साधन, संचार के साधन, पर्यटन तथा व्यापार पर टिकी होती है। इसीलिए इन सभी को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है। इस चैप्टर में अब तक हम परिवहन के साधनों के बारे में पढ़ चुके हैं। रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, एयरवेज, वाटरवेज, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज इस लास्ट जो पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, इसमें हम पढ़ने वाले हैं संचार के साधनों के बारे में, व्यापार के बारे में और पर्यटन के बारे में कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इनको किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 42 यानी कि 42 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है और आज की डेट 10 अक्टूबर 2020 10 अक्टूबर 2020 है। आज हम जारी रखने वाले हैं भूगोल का 7th चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें हम संचार, व्यापार और पर्यटन की बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संचार के साथ। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि संचार होता क्या है। संचार को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। संचार का अर्थ होता है अपनी बात को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना। अब दूसरों तक हम बोल करके पहुंचा सकते हैं, लिख करके भी पहुंचा सकते हैं ना। तो इसके लिए हम कई प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं संचार के साधन। जैसे आपने मोबाइल से बात की तो ये क्या संचार का साधन है। अब तो व्हाट्सएप हो गया है, टेलीग्राम हो गया है, इंस्टा हो गया है, तो ये भी क्या संचार के साधन है। इसके साथ साथ जैसे पुस्तकें हैं, न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं हैं या टीवी चैनल है, तो ये भी संचार के साधन है। इंटरनेट भी हो गया। ओके, तो ये सभी संचार के साधन है क्योंकि इनके द्वारा हम अपनी बात को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्लियर। संचार के साधन कौन से होंगे फिर? मोबाइल, टीवी और समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये संचार के साधन हुए। अब ये जो संचार के साधन है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो निजी संचार के साधन और दूसरे हैं जनसंचार के साधन। यानी दो भागों में बांटेंगे, निजी और जनसंचार के साधन। अब निजी संचार के साधन कौन से होते हैं? निजी संचार के साधन वो होते हैं जिनसे हम एक व्यक्ति के साथ संवाद कर पाते हैं, एक व्यक्ति से हम बातचीत कर पाते हैं, एक व्यक्ति के साथ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो निजी संचार के साधन होते हैं। यानी कि एक या दो यानी कि सीमित व्यक्तियों के साथ हम संचार कर पाएंगे। और जो जनसंचार के साधन होते हैं उनसे एक साथ लाखों लोग सूचनाएं प्राप्त कर पाते हैं। जैसे टीवी है, उसमें मैच आ रहा है, टीवी में न्यूज़ आ रही है, तो उसको हजारों, लाखों, करोड़ों लोग एक साथ देख सकते हैं, तो वो जनसंचार के साधन है। ऐसे न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, वो जनसंचार के साधन है। तो निजी संचार के साधनों की बात करें तो उसमें भारत में दो संचार नेटवर्क है जिनका बहुत अधिक महत्व रहा है। पहला भारतीय डाक, हालांकि रहा है, अभी की बात करें तो शायद उतना महत्व नहीं रहा है, क्योंकि पहले हमारा जो संचार होता था या फिर ऑफिशियल की बात करें तो वो भी पत्र जो पहुंचते थे वो भारतीय इंडियन पोस्ट के द्वारा पहुंचते थे। अभी तो काफ़ी सारी कोरियर सेवाएं हो गई है जो शायद बेहतर सेवाएं देती है, इसलिए हम इंडियन पोस्ट की तरफ जाने के बजाय उस तरफ जाते हैं जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो भारतीय डाक नेटवर्क है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। यह दोनों पार्सल और लिखित संचार को संभालता है। यानी कोई सामान भी भेज सकते हैं और लिखित सामान जो हम पत्र लिख रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट जा रहा है तो वो भी ये संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का माना जाता है क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कार्ड है और लिफाफा है, तो अगर हम ऐसा कुछ भेज रहे हैं तो उसको प्रथम श्रेणी का माना जाता है। वो जल्दी पहुंचता है, जिसको हम रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजते हैं और वो जल्दी पहुंचता है। दूसरा है जो किताबें होती है या कोई पैकेट है या पंजीकृत कोई आवधिक यानी कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, उनको द्वितीय श्रेणी का माना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है ना, इमरजेंसी नहीं है इनकी, तो इनको द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। और ये जो द्वितीय श्रेणी की पोस्ट होती है ये रोडवेज से यानी कि सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, जबकि जो प्रथम श्रेणी है वो बाय एयर जाती है क्योंकि उनको जल्दी पहुंचाना होता है। तो इसको कितनी श्रेणी में बांटा गया? प्रथम और द्वितीय श्रेणी में।
मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए कि जल्दी से पहुंचे मेल, और इसके लिए जो भारतीय डाक विभाग है उसने 6 चैनल हैं वो डिक्लेयर किए हैं, वो विभाजित किया है, यानी कि उनको विभाजित कर दिया कि अलग अलग तरीके से काम करना आसान हो जाए। जैसे वो 6 चैनल कौन से हैं? राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क चैनल और उसके बाद पीरियोडिक चैनल। तो ये 6 चैनल बनाए गए हैं। उनमें से जैसे जैसे राजधानी चैनल है उसमें और ज़्यादा फास्ट होगा, और जब पीरियोडिक तक जाएंगे तो वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर समय लगता है तो वो लगने दें। तो ऐसे भारतीय डाक है जिसमें काफ़ी सारे परिवर्तन लाए गए हैं। अब अगर हम पिछले 1 मंथ की बात करें तो पिछले मंथ से वो भी थोड़ा अपडेट हो गए हैं भारतीय डाक। अब आपको मैसेज मिलेगा जब भी पोस्ट कहीं से डिलीवर होगी, वहाँ से निकलेगी तो आपके पास मैसेज आएगा कि वहाँ से आपकी पोस्ट निकल पड़ी है। उसके बाद जब आपके लोकल एरिया में आएगी तब भी आपके पास एक मैसेज आएगा, और जब वो लेकर के निकलेगा पोस्टमैन, कौन डिलीवर करता है? पोस्टमैन करता है ना, डाकिया जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो वो जब निकलेगा तब भी आपके पास एक मैसेज आएगा कि बलवंत सिंह है वो आपके पास आ रहा है, आउट फॉर डिलीवरी। ओके, तो ये भी कोशिश करें भारतीय डाक की जो दौड़ में पिछड़ गए बराबरी पे आ जाएं। हालांकि क्योंकि ये सारा भारतीय डाक है, जितना कंटेंट हमारी एनसीईआरटी में दिया गया वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी कम है। उसके बाद दूसरा जो निजी संचार का साधन है जो हमारे देश में महत्वपूर्ण रहा है वो है भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। रहा नहीं, रहा है भी, अब भी है। अब भी जो आप यहाँ पर सेल फोन का उपयोग कर रहे हो, जो आप यहाँ पर किसी भी नेटवर्क का उपयोग कर रहे हो, चाहे वो वोडाफोन हो, आइडिया हो या फिर एयरटेल हो, जियो हो, तो वो सभी क्या दूरसंचार में आता है। तो दूरसंचार भी एक महत्वपूर्ण पक्ष बन गया, और इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अब घर में मेंबर अगर 4 हैं तो हमारे पास सिम कार्ड 8 मिलेंगे, और अगर 15 मिनट के लिए ये हमारे मोबाइल थोड़े से भी डाउन हो जाए, बैटरी स्विच ऑफ हो जाए, तो हमें बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि अच्छा बंद हो गया, पता नहीं हमारा करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, क्या होगा अब, ऐसे लगने लगता है। तो ये हमारे जो जीवन है वो दूरसंचार से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अब दूरसंचार नेटवर्क में एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गाँव को कवर किया गया है। देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधान किया गया है। पूरे देश में एसटीडी सुविधा की दर समान निश्चित की गई है। तो यहाँ एसटीडी की बात कर रहे हैं, वो एसटीडी जो आ भी चुकी है और कब की आकर के जा भी चुकी है। जो एसटीडी के बूथ बने होते थे आजकल उसमें जूस बेचते हैं, ऐसा ही हो गया है। तो एसटीडी होती थी पहले किसी समय में कि गाँव को जोड़ने के लिए एसटीडी का प्रयोग किया गया था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, ताकि कहीं से भी किसी से भी संपर्क किया जा सके। तो अब तो सेल फोन आ गए, तो एसटीडी है वो लगभग गायब हो चुकी है। हमें बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे एक आध एसटीडी है वो दिखाई दे जाएगी, वो भी इसलिए कि हम उनके दर्शन कर पाएँ। तो ये कंटेंट भी आउटडेटेड हो चुका है एनसीईआरटी का। लेकिन हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि दूरसंचार में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और इस जो कनेक्टिविटी है, दूरसंचार है, इसके कारण काफ़ी आसान हो गया। पूरा देश है, उसके चाहे कोई भी भाग है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट सुविधा दी गई जिसके कारण हम कहीं पर भी बात कर सकते हैं, कोई भी सूचना वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये किसानों के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ है जो इंटरनेट है। अब किसानों को सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवाई जाती है सरकार के द्वारा कि कौन सी फसल की बुआई करनी है, मौसम कैसा रहेगा। साथ ही साथ जो किसान है, ग्रामीण मंडियाँ हैं, उनको बाज़ार के साथ जोड़ा है। डेली वो अपडेट ले पाते हैं कि बाज़ार में भाव क्या चल रहे वस्तुओं के, ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। उसके बाद तीसरा जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कि हमने अभी ये तो बात की निजी संचार के साधनों की। निजी संचार के साधनों के साथ दूसरे होते हैं जनसंचार के साधन। निजी कौन से हुए? जिनसे हम एक व्यक्ति से या कुछ व्यक्तियों से बातचीत कर पाते हैं। तो उसमें भारतीय डाक हो गई, इसमें हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारी ईमेल हो गई, ये सब कुछ क्या निजी संचार के साधन है। ओके, दूसरे होते हैं जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधन जिनको एक साथ लाखों करोड़ों लोग देख पाते हैं, जिनसे सूचनाएं ले पाते हैं। जैसे इसमें हम इंटरनेट की बात करें, गूगल बाबा है तो वो किसमें? जनसंचार में। टीवी जनसंचार में, पत्रिकाएं जनसंचार में, समाचार पत्र जनसंचार में। तो जनसंचार के साधन है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा प्रिंट मीडिया।
प्रिंट मीडिया यानी कि जो लिखा हुआ है, समाचार पत्र पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि इंटरनेट, टीवी चैनल एटसेट्रा, इसको हम लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, रेडियो, ये सब कुछ शामिल है। इसमें सबसे पहले हम ऑल इंडिया रेडियो की बात करते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय जो रेडियो स्टेशन है उनको बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो, AIR। इसमें राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रम है वो चलते हैं। आपने तो शायद ही मौका मिला हुआ जो FM चलते हैं रेडियो स्टेशन, तो उनको ज़रूर सुना होगा। इसके साथ साथ हर एक जगह से, जैसे दिल्ली से है तो काफ़ी सारे रेडियो स्टेशन हैं जो प्रसारण करते हैं सभी प्रकार की। उसमें कृषि से संबंधित कार्यक्रम आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कार्यक्रम आते हैं, फरमाइशी नगमे भी आते हैं। ज़रूर सुनिएगा इस संडे को, अच्छे आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दूरसंचार के जो जनसंचार के साधन, उनमें दूरदर्शन भी है, DD नेशनल। पहले इसका महत्व और भी अधिक था क्योंकि उस वक्त सिर्फ DD नेशनल ही होते थे। DD1 होता था, मेट्रो चैनल होता था, DD स्पोर्ट्स होता था, और ये देश के हर कोने में सुविधाएं इसकी उपलब्ध थी। अब हालांकि बात करें तो हज़ारों चैनल आ चुके हैं, तो बेचारा DD नेशनल है वो थोड़ा पीछे रह गया। भारत में, दुनिया में फीचर फिल्मों की बात करें तो ये भी जनसंचार में जो मूवीज़ बनती है, दुनिया की सबसे अधिक मूवीज़ है वो यहाँ पर बनती है। यहाँ पे लघु फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म है, तो उनका निर्माण किया जाता है। जब से ये टिकटॉक वगैरह आए हैं तब से तो काफ़ी सारे कलाकार हैं, लोगों में कलाकार है वो जाग गया है, तो बहुत सारी फिल्में, छोटी जो लघु फिल्में वो भी आने लगी, शॉर्ट मूवीज़। इसके साथ साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये हमारा 1 मार्क्स के लिए रहेगा कि ये क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की जब भी मूवी बनती है तो उसको रिव्यू किया जाता है और ये सर्टिफिकेट देता है। कई बार आपने देखा होगा कि ये A है, ये A+ है, ये B है, C है, क्या है, U होता है। जनरली हमने देखा U या A होता है, ओके। तो वो सर्टिफिकेशन कौन देता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन देता है, ठीक है। यानी कि ये सर्टिफाई करता है कि ये किसके लिए रहेगी मूवी। तो ये आसान सा टॉपिक हमने अभी तक समझ रहे हैं कि संचार क्या होता है, निजी संचार के साधन कौन से होते हैं और जनसंचार के। अब जनसंचार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। प्रिंट मतलब जो लिखा जाता है, प्रिंट किया जाता है ना, तो उसमें शामिल है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, ये सब कुछ शामिल है। हमारे देश में 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र है उनमें सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू, हिंदी के बाद अंग्रेजी और उर्दू की है। सबसे अधिक हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं, उसके बाद अंग्रेजी भाषा में और उसके बाद उर्दू भाषा में हमारे यहाँ पर न्यूज़पेपर वो पब्लिश होते हैं। तो यहाँ ये पढ़ा हमने संचार के बारे में। हालांकि अगर हम प्रश्नोत्तर की बात करें कि संचार के बारे में, तो आपसे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो वो पूछा जा सकता है कि संचार के साधन कैसे देश के विकास में सहायक है, पहला। और दूसरा कि संचार के साधन क्या होते हैं, जनसंचार और निजी संचार में अंतर बताइए। हालांकि ये पूरा टॉपिक है जो आपकी NCERT में दिया गया है वो आउटडेटेड हो चुका है, काफ़ी पुराना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है व्यापार। क्योंकि व्यापार को भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। व्यापार क्या होता है? वस्तुओं का लेन देन, कि लोगों, राज्यों और देशों के बीच में वस्तुओं या माल के आदान प्रदान को हम व्यापार कहते हैं। व्यापार कहाँ होता है? व्यापार जो किया जाता है वो बाजारों में होता है, यानी कि जहाँ पर इन वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, लेन देन किया जाता है, वो कहाँ होता है? वो बाजार में होता है, यानी कि उस केंद्र को हम बाजार कहते हैं। अब जो व्यापार है उसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे स्थानीय व्यापार। अब स्थानीय व्यापार है जैसे कि शहर में या कस्बों में या एक गांव से दूसरे गांव के बीच में जो स्थानीय स्तर पर होता है वो होगा स्थानीय व्यापार। जैसे दिल्ली में है तो आपस में ही गांधी नगर मार्केट से अगर कहीं पे करोल बाग ले जा कर के अगर जीन्स वगैरह बेची जा रही है तो ये क्या स्थानीय व्यापार है। या सीलमपुर है, यहाँ से कूलर वगैरह है वो पूरे देश में, पूरे दिल्ली में बेचे जा रहे हैं, तो वो स्थानीय व्यापार है, ओके। तो स्थानीय व्यापार होता है एक ही राज्य के अंदर, गाँव में या शहरों में आपसी व्यापार है। दूसरा होता है राष्ट्रीय व्यापार, जिसको हम राज्य स्तरीय व्यापार भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय व्यापार की ये एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होता है। जैसे यूपी से कुछ सामान है वो हरियाणा की तरफ गया, या फिर हरियाणा से दिल्ली की तरफ आया, या पंजाब से दिल्ली में आया, तो ये क्या है? ये जो व्यापार है ये राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार कहलाएगा, या इसको आप राज्य स्तरीय भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो एक तो हो गया स्थानीय व्यापार जो एक ही राज्य के अंदर गाँव के बीच में या कस्बों या शहरों के बीच में होता है। दूसरा होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होता है, वो हो गया राष्ट्रीय व्यापार या राज्य स्तरीय व्यापार। तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है तो वो होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे हम चाइना के साथ व्यापार करते हैं, कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ब्रिटेन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ऑस्ट्रेलिया के साथ करेंगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी उन्नति का, समृद्धि का सूचकांक होता है। जितना अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है इसका मतलब उतना ही वो देश विकसित है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कब होगा? जब हमारे पास या तो डिमांड होगी या हमारे पास बेचने के लिए कुछ होगा। ओके, और जितनी अधिक डिमांड होगी या जितना अधिक बेचने के लिए, इसका मतलब हमारा देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। तो ये उन्नति अथवा समृद्धि का एक सूचकांक है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसे आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। देश का आर्थिक बैरोमीटर यानी कि पैमाना माना जाता है आर्थिक का, जो प्रगति का, कि कहाँ पर है वो देश। ठीक है, तो किसी भी देश की प्रगति का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का सूचकांक होता है। ये हमें बताता है कि कोई देश कितना विकसित है। अब हम व्यापार के घटकों की बात करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्यापार के दो घटक होते हैं, एक आयात होता है और दूसरा होता है निर्यात। आयात और निर्यात दो पक्ष होते हैं, इसको हम पक्ष भी बोल सकते हैं। निर्यात का अर्थ होता है भेजना, एक्सपोर्ट करना। हम अपने देश से कनाडा सप्लाई करें गेहूं को, कनाडा हम भेज रहे हैं चाय, तो वो क्या है? निर्यात करना है। और आयात होता है आयात, आना, यानी कि इंपोर्ट, मंगवाना। हमारे देश में जैसे हम पेट्रोलियम उत्पाद है वो मंगवाते हैं क्योंकि कमी है, तो वो क्या है? इंपोर्ट है, आयात है। अब जैसे हम मुख्य तौर पर जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं उसमें हीरे जवाहरात हैं, उसमें रसायन केमिकल्स हैं, इसके अलावा कृषि संबंधित प्रोडक्ट है। आप फलों के नाम लिख सकते हो, फल है, चाय है, नारियल के तेल है, मसाले हैं, तो उनके नाम आप दे सकते हो। जैसे अपने फसलों वाला चैप्टर किया खनिजों का, तो जिन खनिजों में हम धनी है और जिन फसलों का उत्पादन अधिक होता है तो उन सभी को आप निर्यात में लिख सकते हो। आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे हम निर्यात करते हैं चाय का, फलों का निर्यात करते हैं, हम चीनी का भी निर्यात करते हैं, इसके साथ साथ हम नारियल के तेल का निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों का हम निर्यात करते हैं। तो ये निर्यात करने वाले कुछ सामान हो गए। आयात जो हम करते हैं, एक तो पेट्रोलियम तो रहेगा ही, क्योंकि पेट्रोलियम की बहुत कमी है हमारे देश में। 60% जो 65% पेट्रोलियम है वो हम बाहर से मंगवाते हैं। इसके साथ साथ हम जो आयात करते हैं केमिकल्स जो हैं वो आयात करते हैं, और हम हीरे जवाहरात आयात करते हैं और उसके बाद उनकी पॉलिशिंग करके दोबारा भी बेचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, जैसे आप मोबाइल देखते हो, काफ़ी सारे गैजेट जो हैं वो हम आयात करते हैं, मशीनरी हम आयात करते हैं। तो ये प्रोडक्ट है जो आयात करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए 2 या 4 प्रोडक्ट की कौन से निर्यात करते हैं, निर्यात जिनके उत्पादन यहाँ पर अधिक है। और आयात में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मशीनें हैं, कुछ खनिज हैं, पेट्रोलियम उत्पाद हैं। तो ये 3 या 4 ऐसे प्रोडक्ट है जो हम हमेशा से आयात करते रहे हैं और करते रहेंगे। अब हम व्यापार की बात करें तो एक और टर्म होती है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की नहीं, आज की वर्कशीट की, वो है व्यापार संतुलन क्या होता है। व्यापार संतुलन का अर्थ है कि किसी भी देश के व्यापार में जो आयात और निर्यात के बीच का अंतर, यानी कि आयात और निर्यात के बीच का अंतर है, तो उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। कितना आयात हो रहा है और कितना निर्यात हो रहा है। जैसे हम 1000 रुपये का मान लीजिए कि हम निर्यात करें और 1100 रुपये का आयात करें, तो ये इनके बीच में 100 रुपये का अंतर है। तो ये क्या है? ये व्यापार का संतुलन है। अब व्यापार संतुलन 2 प्रकार का होगा इस अंतर के आधार पे। एक तो हो सकता है अनुकूल व्यापार संतुलन। अनुकूल होगा कि जब निर्यात अधिक हो और आयात कम हो। हम 1000 रुपये का सामान भेज रहे हैं, ओके, और 1100 का हमने भेजा 1000 का, और हम 800 रुपये का मंगवा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो 300 रुपये हमारे बचे ना। तो ये है अनुकूल, ओके। और दूसरा होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल तब होता है जब आयात अधिक है और निर्यात कम है, यानी कि आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है, तो तब ये प्रतिकूल होगा। जब हम आयात का मूल्य है वो निर्यात के मूल्य से
अधिक होता है। तो समझ में आ गया होगा कि व्यापार संतुलन होता है आयात और निर्यात के बीच में अंतर को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। अनुकूल व्यापार संतुलन तब होता है जब निर्यात अधिक हो आयात से, प्रतिकूल तब होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो, यानी कि हमारी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो। तो ये हमने समझा कि व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, व्यापार के घटक कौन कौन से होते हैं और व्यापार संतुलन क्या होता है। अभी की अगर हम बात करें, हमारे देश में पारंपरिक तौर पर एक बदलाव आया व्यापार में। हम जो सॉफ्टवेयर है उसके एक बड़े दिग्गज के तौर पर उभर करके सामने आए। हम लगभग सभी विकसित देशों को सॉफ्टवेयर सेवाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा है वो प्राप्त हो रही है। इसके कारण हमारा व्यापार संतुलन है वो और अधिक अनुकूल हो गया, यानी कि लाभप्रद हो गया। तो ये था व्यापार। अब हम पर्यटन की बात करेंगे। यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि पर्यटन क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है। लाखों की संख्या में लोग हैं वो हर वर्ष भारत भ्रमण करने आते हैं। पर्यटन से कई लाभ प्राप्त होते हैं हमें। पहला कि पर्यटन से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब लाखों लोग आएंगे तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा के जाएंगे, इनकम प्राप्त होगी हमें। दूसरा है इसमें लाखों लोग लगे हुए हैं, यानी कि लाखों लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। अब रोज़गार प्राप्त होगा तो इससे बेरोज़गारी कम होती है, गरीबी को कम करने में हमें मदद मिलती है। साथ ही साथ ये देश के एकीकरण में भी सहायक है, क्योंकि हम पर्यटन के कारण एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं, एक भाग से दूसरे भाग को हम समझते हैं, हमारी जो समझ है वो विकसित होती है, ट्यूनिंग अच्छी सेट होती है। तो देश के एकीकरण में भी ये सहायक है। इसके साथ ये हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। जैसे जब पर्यटक जाएंगे, अगर हम भी घूमने जाएं तो वहाँ से कुछ खरीद के लेके आएंगे जो हाथों से बना हो। ऐसे ही जो विदेशी पर्यटक आते हैं तो वो सामान जो प्रसिद्ध है वहाँ का उसको वो खरीदते हैं। तो इससे जो हस्तकला उद्योग है उसको भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा एक और लाभ ये भी है कि हमारा दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत होता है। जब लाखों पर्यटक आते हैं वो भारत के बारे में जानते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, ऐसे ही हम भी उनके संपर्क में आते हैं, उनको समझते हैं। तो कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। दूसरा, लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तीसरा, इससे वहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जहाँ पर्यटन है वहाँ पर गरीबी को कम करने में मदद मिलती है। चौथा, इससे देश के एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। पांचवा, इससे हस्तकला उद्योग है उनको भी बढ़ावा मिलता है। और छठा है कि हमारा दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत होता है। ओके, तो ये हमें लाभ प्राप्त है। इसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति और विरासत के बारे में दूसरे देश से वो समझ पाते हैं पर्यटन के कारण। विदेशी जो पर्यटन है उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये हेरिटेज टूरिज्म हो सकता है। हेरिटेज टूरिज्म क्या होगा, है तो ये पर्यटन ही। पर्यटन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, किसी भी कारण से जा रहे हो, पर्यटन है। ये जरूर नहीं कि आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप अगर पढ़ाई के लिए भी जा रहे हो किसी भी स्थान पर तो वो पर्यटन ही होगा। और उस आधार पे कि वो किस उद्देश्य के लिए हम जा रहे हैं, उस आधार पे पर्यटन को कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि ये हेरिटेज टूरिज्म हो सकता है, यानी कि अगर आप हेरिटेज बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, उनको देखने के लिए जा रहे हो तो हेरिटेज टूरिज्म है, यानी कि ऐतिहासिक बिल्डिंग को। ऐसे ये इको टूरिज्म है, अगर वहाँ पर पर्यावरण संबंधी कुछ ऐसे जैसे घने जंगल पाए जाते हैं उनको देखने के लिए जा रहे हो तो वो इको टूरिज्म हो जाएगा। एडवेंचर टूरिज्म, जैसे पर्वतीय इलाकों में जाते हैं तो उसको एडवेंचर टूरिज्म का नाम दे दिया गया। ऐसे ही कुछ देशों में, जैसे हमारे देश में मेडिकल यानी कि इलाज करवाना काफ़ी सस्ता है तो काफ़ी सारे लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। विकसित देश है उनसे लगभग 1 से 1.5 गुना सस्ता पड़ता है, यानी कि काफ़ी सस्ता हो गया। तो उसके कारण भी यहाँ पर लोग आते हैं तो वो मेडिकल टूरिज्म कहलाएगा। ऐसे ही बिजनेस के लिए अगर लोग आते हैं, बिजनेस टूरिज्म, पढ़ने के लिए आएंगे तो वो स्टडी टूरिज्म। तो इस आधार पे कि किस काम के लिए आ रहे हैं वो लोग, तो अलग अलग नाम दे दिए गए। ठीक है तो ये टूरिज्म। हालांकि यहाँ से जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का, कि अगर 5 मार्क्स में पूछा जाता तो वो है कि पर्यटन के लाभ क्या हैं, पर्यटन हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमने ये समझा कि पर्यटन के क्या लाभ है और कितने प्रकार का होता है। अगर हम पर्यटन की बात करें तो अब भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं है, यानी पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि भारत काफ़ी विविधता वाला देश है और काफ़ी सारे ऐसे स्थान हैं जो देखने की योग्य हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट कंटेंट, जिसमें हमने 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस किए। आपके लिए एक क्वेश्चन भी है,
आपको ये बताना है कि यहाँ दिल्ली में कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। कौन से स्थान ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, तो उसका कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, यानी कि जो टूरिस्ट स्पॉट है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। आज की जो वर्कशीट में क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर इतने लेंथी नहीं है जितने लेंथी ये क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन कौन से हैं। विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से होते हैं और उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो व्यापार है वो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आदि 3 प्रकार के हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी भी देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है क्योंकि विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक उन्नति का प्रतीक होता है। ओके, तो व्यापार है वो 3 प्रकार के, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और इसमें से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी भी देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उतना ही वो देश विकसित होता है, यानी कि आर्थिक उन्नति का प्रतीक है, इसलिए इसे आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि देश एक्स है, एक्स नाम दिया गया एक देश को, उसमें निर्यात से अधिक आयात कर रहा है। निर्यात यानी भेज कम रहा है, आयात मतलब मंगवा अधिक रहा सामान। ओके, निर्यात कम है और आयात अधिक है, तो इसे क्या कहेंगे और इससे उस देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे हम प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और विकास की गति धीमी होगी, क्योंकि वो किस में जा रहा है, घाटे में जा रहा है ना, मुनाफा नहीं हो रहा है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी मेल में क्या अंतर है। अपने दैनिक जीवन में से उदाहरण दिए कि जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था और इनकी डिलीवरी कौन करता है। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन शामिल है। तो पहला ये कि कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी की मेल माना जाता है, जबकि किताबें, पैकेट, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि को हम द्वितीय श्रेणी की मेल कहते हैं। ठीक है, जो कम इम्पोर्टेंट है। इन सब की डिलीवरी पोस्टमैन संभालता है, जिसको हम डाकिया बोलते हैं। अब हमें 2 उदाहरण भी देने हैं। तो मैंने मेरे मित्र को पत्र लिखा तथा रक्षाबंधन के अवसर पर मैंने अपनी बहन को उपहार भेजा, जो क्रमशः प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की मेल का उदाहरण है। ठीक है, पत्र लिखा वो प्रथम श्रेणी में और जो हमने उपहार भेजा वो द्वितीय श्रेणी में आएगा। चौथा जो क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद है। कैसे? उदाहरण देके हमें बताना है कि हमें पर्यटन से क्या लाभ है, ये हमें बताना है। तो इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन से दूसरे देशों के साथ संबंध भी मजबूत होते हैं, पर्यटन से हस्तकला उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। तो हमें कई सारे लाभ प्राप्त है। उसके बाद 5th और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, हमें बताना है कि पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 गाँवों को कवर किया गया। आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? पहली चीज़ तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसटीडी कब की आई और कब की चली भी गई। तो हम एसटीडी की जगह ये मान के चल लेते हैं कि मोबाइल जो क्रांति आई है उससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो संचार के साधनों के विकास से गाँवों में बेहतर सुविधाएँ मिल पाएगी, पहला। दूसरा, किसानों को कृषि के आधुनिकीकरण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि उन्हें जो भी बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिल पाएगी, मौसम संबंधी जानकारी मिल पाएगी, तो कृषि में उत्पादन बढ़ेगा। तीसरा ये कि किसानों की बाजार तक पहुंच और मजबूत तथा आसान हो जाएगी, वो आसानी से अपने जो उत्पाद हैं उनको बाजार में बेच पाएंगे अच्छे दामों के ऊपर भी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक हमारा सामाजिक विज्ञान में अच्छे मार्क्स नहीं आते तब तक हमारा परसेंटेज सेटअप नहीं हो सकता। दूसरे ये भी है कि सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट नहीं होता, ये हमारी आसपास की घटनाएं होती है जिनको समझना ज़रूरी होता है। पढ़ना नहीं होता, रटना नहीं होता, हमें समझना होता है। और जब हमें सोशल साइंस में मज़ा आने लग जाए पढ़ने में, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत आगे जाने वाले, बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका रिप्लाई भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।